गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2.2 के वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में 1 से 3 तक क्वेश्चन किए थे। आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर, ये कोई खेल का मैदान है, वो किस आकृति का है? वर्ताकार आकृति का है। वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन, जैसे ये कोई आपका खेल का एक मैदान है बेटा, ठीक है, यहाँ पर रमन है, रमन वो इस मैदान का एक चक्कर पूरा करता है तो उसे कितना समय लगता है? 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट का समय लगता है, ठीक है। जबकि इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पर रमन है, अब इसी ये मैदान ही है, इसका एक चक्कर पूरा करने में कोई लड़की है अनुप्रिया, उसका नाम क्या है? अनुप्रिया। उसको कितना समय लगता है? 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यहीं से दोनों स्टार्ट करते हैं, एक ही स्थान से एक ही दिशा में दोनों चलते हैं, ठीक है। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर, मतलब यहाँ ये जब दोनों एक चक्कर करके आएंगे पूरा, तो वापस कब मिलेंगे, ये आपको इसमें पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखो, इसका क्या निकालना है आपको? प्रारंभिक स्थान पर वापस मिलना, इसको मतलब कम समय में मिलने का वो क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपका क्या है, रमन को एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है बराबर है 18 मिनट, ठीक है। अनुप्रिया को एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है बराबर है 12 मिनट, ठीक है। ये तो दोनों का क्या आ गया? अलग अलग समय, एक चक्कर पूरा करने में, इनका क्या है? एक चक्कर पूरा करने में। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वो समय कितना होगा? यहाँ पर लिखोगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर क्या आ जाएगा? 18-12 का एलसीएम। क्या आएगा? एलसीएम। तो इनका क्या निकालना है आपको? एलसीएम। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं तो देखो क्या आएगा, एलसीएम ज्ञात करोगे तो ये तो 18 था, दूसरा 12। सबसे पहले 2 का दिया 9, 6, 2 का दिया 9, 3, 3 का दिया 3, 1, 3 का दिया पुनः 1 और 1। तो इसका क्या आ गया? 18-12 का एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 कितना आया? 3 3 9, 9 चौक 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 मिनट, 36 मिनट। तो जब वो दोनों वापस मिलेंगे अपने प्रारंभिक स्थान पर, तो उनको कितना समय हो जाएगा? कितने समय के पश्चात वो आपस मिलेंगे? 36 मिनट के पश्चात में वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, उसी स्थान पर, स्थान है यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या निकालना था आपको? एलसीएम में निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी
और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या, और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रम से 60, 84, 108 है। क्रम से 60, 84, 108 है। ठीक है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या के एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात। एक विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो इसमें किस प्रकार क्या करना है आपको। ये कह रहा है एक संगोष्ठी मतलब एक कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें हिंदी के और अंग्रेजी और गणित, मतलब उस प्रतियोगिता में कौन कौन से विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के, अंग्रेजी के और गणित विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग लेने वाले, अब अगर इन तीनों विषयों में जो विद्यार्थी भाग ले रहा है वो प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः अलग अलग है। मतलब हिंदी सब्जेक्ट में कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, 60। हिंदी में कितने ले रहे हैं, 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ध्यान देखना है इसको। हिंदी में कितने भाग ले रहे हैं, 60। अंग्रेजी में कितने हैं, 84। और गणित में कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या के, जैसे आप ये कोई, आप जैसे बैठे हो, ये कोई कमरा है, उसमें बराबर संख्या के एक ही विषय के, जैसे हिंदी के विद्यार्थी बैठा दिए, फर्स्ट कमरे में हिंदी के बैठा दिए, सेकंड में अगर हिंदी के बच गए तो वो उसमें बैठा दिए, फिर गणित के बैठा दिए, फिर गणित के बैठा के, फिर आप किसके बैठा सकते हो, अंग्रेजी के बैठा सकते हो, अंग्रेजी के पहले बैठा सकते हो। अब अपने को तो इसमें ये ज्ञात करना है कि आवश्यक मतलब कितने कमरों की आवश्यकता होगी, कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिखोगे, देखो इसका हल छोटा सा है, वैसे है लेकिन सरल एकदम। यहाँ पर लिखोगे आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर, क्या लिखोगे, कुल प्रतिभागी बट्टे तीनों विषयों के प्रतिभागियों का HCF, ये ध्यान रखना है। अब इसमें पहले HCF निकालना है आपको। HCF क्या आएगा, HCF में देखो अपने पास क्या है, 60 है, 84 है, 108 है। अब इसको बेटा आप अलग अलग प्रकार से HCF जैसे आपने निकालना है, बाजी गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 60 के टुकड़े किस प्रकार से करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, देखो 5 तेरी 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ठीक है। फिर 84, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 तेरी 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। फिर 108, 108 का 2 गुणा 2
108 है 54, यहाँ तक 54 हो गए, और फिर 108 के टुकड़े कर लो। 108 2 का दिया 54, 2 का दिया 27, 3 का देना पड़ेगा 3 गुणा 3, देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। ठीक है, अब यहाँ पर इनका क्या निकालोगे यहाँ पे, एच शेप। तो एच शेप क्या आएगा बेटा, एच शेप आता है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। क्या हो, यहाँ पर लिखोगे 60 84 108 का एच सी एफ बराबर क्या आया, देखो 2 सब के अंदर है, ये 2 भी सब के अंदर है, यह 3 भी सब के अंदर है, 5 है इन 2 में नहीं है, 7 है इन 2 में नहीं है, 3 है इन 2 में होगी नहीं है। तो क्या आ जाएगा, इनका एच सी एफ का मान कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना है एच सी एफ, 6 6 दूनी 12। ठीक है, अब आप क्या करना है, आपसे एक न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर क्या लिखोगे, कुल प्रतिभागी कितने, क्या लिखोगे 60 प्लस 84 प्लस 108 बट्टे 12। तो इसका मान कितना आता है, देखो जोड़ दो इनको, कितना आता है 108 और 60 108 4 12 2 और 1 असल की 9 9 6 15 252 बट्टे 12, 252 बट्टे 12 कितना होता है, 12 दूनी 24, 2 बार बच गया 1, 21 कमरे। मतलब कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 21 कमरों की आवश्यकता होगी। तो ये अपना चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके साथ ही अपना चैप्टर 2.2 कंप्लीट होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या निकालनी है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, तीनों विषयों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या को जोड़ दो और उसके अंदर इन तीनों विषयों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की एच शेप निकाल लो और उस एच शेप का भाग दे दो, जितने कमरों की आवश्यकता होगी उतने कमरे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अब आगे अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आगे अपना टॉपिक है बेटा परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होती है परमेय संख्या, देखो परमेय संख्या क्या होती है बेटा, मैंने बताया भी था आपको, परिभाषा भी लिखाई थी। परमेय संख्या की परिभाषा भी मैंने आपको लिखाई थी। क्या लिखाया था, जिन संख्याओं को P/Q रूप में लिखा जा सकता है परंतु Q ≠ 0, उन्हें क्या कहते हैं, परमेय
परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3/2, 5/1, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 p/q रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इनको क्या कह दिया? p/q रूप में लिख दिया और साथ में कह दिया q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इन प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब अपने पास टॉपिक है परिमेय संख्याओं। अगर ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका दशमलव आप जानते होंगे, दशमलव का प्रसार किस प्रकार से करना है वो आपको याद करना है। इसके साथ एक और होती है बेटा अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है? दूसरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसमें क्या होता है? जिन संख्याओं को p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन संख्याओं को p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे √2, √3, पाई, ये क्या है? सब अपरिमेय संख्या है। तो इस सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। इन परिमेय संख्याओं, अब अपने को टॉपिक में दे दिया कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है पढ़ना अपने को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। अब इसके लिए क्या करोगे? देखो, ये परिभाषा मैंने पहले भी लिखाई थी आपको। दशमलव का प्रसार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दशमलव का प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है बेटा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव। इसको अनवसानी, इसको क्या बोल सकते हो? 9th क्लास में था, अनवसानी प्रसार भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको वसानी प्रसार भी बोल सकते हो। ये होता है हमेशा अपरिमेय संख्याओं में, अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है, और शांत दशमलव प्रसार किस में होता है? हमेशा परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं में। अब ये ध्यान रखना है कि शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं में होता है, लेकिन आपको कह रहा है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बताना है कि वो शांत होगा या फिर अशांत होगा। क्या होगा? शांत होगा या फिर अशांत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हो कि दशमलव का प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत किस में होता है? परिमेय संख्या में होता है। तभी तो अपन परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है बेटा? जिन संख्याओं को
P बट्टे Q रूप में लिखा जाता है और Q नॉट इक्वल 0। वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। अब प्रसार का शांत होना, नंबर 1 बात ये ध्यान रखनी है आपको, दशमलव प्रसार शांत जब ही होगा तब P बट्टा Q रूप की परिमेय संख्याओं में Q या हर में 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप हो। ये बात आपको इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुन देखना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि दशमलव प्रसार शांत जब भी होगा जब P बट्टा Q रूप की परिमेय संख्याओं में Q का मतलब हर है, हर के अंदर ही तो है, हर के अंदर है, मतलब कोई संख्या दे दे, अपने इक्वेशन करेंगे उससे समझ में आ जाएगा। हर के अंदर कोई भी संख्या दे दे, जब उसमें 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप हो तब तो वो क्या होगा? दशमलव का प्रशांत क्या होगा? शांत होगा, अन्यथा क्या होगा? अशांत होगा। ये आपको सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान में रखने की बात है। देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2/6 इसको काट दिया बेटा 1/3। अब ये संख्या तो अपने पास 1/3 क्या है? P बट्टे Q रूप में है, ठीक है। P बट्टे Q का मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसका प्रसार, ये आप इसका प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत होगा या फिर अशांत होगा, ये ध्यान देना है। अब यह संख्या तो P बट्टा Q रूप में आ गई और Q का मान भी क्या है? नॉट इक्वल 0 है। लेकिन प्रसार शांत जब भी होगा जब क्या होगा? तब 2 की घात है, तो अब 1/3 है, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0 बट्टे 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0। इसका मतलब क्या? सेम संख्या, जैसे कोई ये संख्या थी 1/3, इसको बेटा 3 से ऊपर गुणा कर दिया, 3 से नीचे गुणा कर, मतलब इस गुणा करने का कोई तुक नहीं है, तो इसी प्रकार से इसको कर लिया। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर Q का 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप तो आ गया, परंतु यहाँ पर क्या है? इनके साथ में देखो 2 की घात m का मान 0, घातांक नियम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर किसी भी घात 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 से नीचे ऊपर गुणा किया है, यहाँ से गुणा कर दिया, वहाँ गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया? इनके अलावा क्या आ गया? 3 आ गया, तो ये क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? दशमलव का प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। एक और करते हैं, जैसे 2/10 इसको काट दिया 1/5। अब ये अपने पास आ गए 1/5 की घात, एक ही तो है, वही घात मतलब एक ही है। इसको मैंने क्या कर दिया? 2 की घात 0 से ऊपर गुणा कर दिया, 5 की घात 0 से गुणा कर दिया। लेकिन 5 की यहाँ पर अगर नीचे 5 और 2 है तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 2 नहीं था 2 से गुणा कर दो, केवल 2 की घात 0 से, 5 तो है अपने पास पहले से, ठीक है। अब इस रूप में आया कि नहीं आया? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में आ गया ना, ये देखो, ठीक है। 2 की घात m मतलब 0 हो गया, 5 की घात 1 हो गई, तो इस रूप में आ गया। इनके अलावा कुछ नहीं है, जैसे इसमें 3 था इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा आपका? दशमलव प्रसार शांत होगा बेटा। क्या होगा? शांत, दशमलव प्रसार का शांत होगा। तो इसमें ये आपको ध्यान लीजिए। एक्सरसाइज 2.4 क्या है? सॉरी, पहले 2.4 है, इसमें 2.3 बाद में करेंगे। उसमें दशमलव का प्रसार शांत है और अशांत है, किस प्रकार से बताया मैंने। केवल ये बात आपको एक ही ध्यान रखनी है, दशमलव का प्रसार शांत जब भी होगा जब आप
क्यू का मतलब हर के अंदर है 2 की घात m गुणा 5 की घात है n का कोई रूप है पढ़ते हो। जैसे इसमें कोई क्वेश्चन करते हैं अपने, आधा नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे पहला ही क्वेश्चन अपना है एक्सरसाइज है 2.4 का। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 15/1600 है। 15 बट्टा क्या है 1600। तो इसको देखो क्या कर सकते हो आप, 15 को ऐसा लिख दिया 3 गुणा 5 लिख दिया, और 16 को लिख दिया 16 गुणा 100, 1600 ही तोड़े। या फिर और तोड़ दो इसको, 3 गुणा 5 बट्टे 16 को तोड़ दिया 2 की घात 4 गुणा 20, इसको क्या तोड़ दिया 100 को क्या तोड़ोगे यहाँ पे, 100 को तोड़ दिया आपने 10 की घात 2, ठीक है 10 की घात 2। अब और वापस इसको सोल्व करते हैं तो देखो 3 गुणा 5 बट्टे 2 की घात 4 गुणा 10 को क्या तोड़ दिया 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 100 ही हो रहे हैं। 5 25 और 4, 25 को 4 से गुणा किया 100 हो रही, ठीक है। अब 2 की घात कितनी हो गई, टोटल है गुणा में तो जुड़ जाएंगी घात, 2 की घात तो 6 हो गई गुणा 5 की घात 2 हो गई, ठीक है। अब 5 की घात 1, देखो इसके पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर घातांक नियम के अनुसार क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 की घात, ऊपर तो कुछ नहीं रहेगी क्योंकि 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, आपका 1 बचा केवल, तो 3 बट्टे 2 की घात 6 गुणा 5, इतना ही तो बचा। अब इस पर घात 1 लगा सकते हो आप। इनके अलावा आ गया 2 की घात, देखो p बट्टे q, और q का मान नॉट इक्वल भी 0 है, साथ में q बराबर क्या है 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1 है, ठीक है। q के अंदर क्या है 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप है, तो क्या हो गया दशमलव का प्रसार है, दशमलव प्रसार है शांत, दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत हो गया, ठीक है। एक और है, जैसे इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ देख लेना, वो 17/6, फोर्थ है शायद 17/6। इसको सोल्व करते हैं बेटा, 17 के कोई टुकड़े नहीं होते, 17 का 17 लिख दिया, 2 गुणा 3। अब आपने कर दिया 17 गुणा 5 की घात 0 बट्टे 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 0, ठीक है, क्योंकि 2 तो इसके अंदर है, फिर 2 तो नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब इनके अलावा देखो 2 के अलावा 5 के अलावा एक और कौन सा आ गया 3 आ गया, तो ये क्या होगा अशांत होगा, क्या होगा अशांत, क्या होगा अशांत होगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है दशमलव का प्रसार शांत होता है या फिर अशांत होता है। कई बार आधा नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और इसमें एक्सरसाइज 4 आप कर सकते हो, कंप्लीटली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसमें दशमलव की संख्या दे दी, फिर आप क्या करोगे दशमलव उठा दो, उसके दशमलव उठा के 2 की घात के अंदर लिख दो। अगर कुछ दशमलव के बाद में 4-5 अक्षर के बाद में भाग चला, पूरा भाग खत्म हो जाता है, शेष पर का मान 0 आ जाता है 10, जब तो आप क्या कहोगे दशमलव का प्रसार है शांत है, या फिर जो नहीं रुक रहा है उसको क्या बोलोगे अशांत है। तो इसके 2.4 है, उसके क्वेश्चन आपको निकालने हैं, जो नहीं आए वो मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।